हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉइज एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर गुलफाम और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 आईसीएससी का पहला चैप्टर फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग फिजिक्स शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और मेजरमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में भी मेजरमेंट यूज़ होता है किसी न किसी तरीके से। फिज़िक्स में बहुत ज़रूरी होता है मेजरमेंट। आपका वेलोसिटी, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, हर एक चीज़ में मेजरमेंट है। अब कोई भी चीज़ उठा के पकड़ लो, लाइफ का कोई भी पर्टिकुलर एरिया में हर एक चीज़ में आप मेजर कर रहे हो। जैसे अगर आप अपना कपड़ा सिलवाने दे रहे हो, कुछ नया आपको शर्ट लेना है या नया कोट सिलवाने दे रहे हो फॉर स्टिचिंग, देन क्या हो रहा है कि आपको उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अपने हाथों का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना पड़ेगा, वरना वो जो कपड़ा होगा वो आपके साइज़ का नहीं बन पाएगा। ये एक एग्जांपल हुआ। अगर आप बेड शीट्स खरीद रहे हो तो क्या है, आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बेड क्वीन साइज़ है, किंग साइज़ है, या फिर ये मार्केट में जो स्टैंडर्ड साइजेस मिलते हैं ये कौन से साइज़ में अवेलेबल है। आपका बेड कौन सा साइज़ में है, उस हिसाब से आपको मार्केट जाके उस हिसाब से आपको बेडशीट लेना पड़ेगा, वरना बेडशीट छोटा या बड़ा हो जाता है। इससे क्या समझ में आता है कि मेज़रमेंट बहुत सारे जगहों में काम आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से कहीं जाने वाला हूँ, मुझे अगर मालूम ही ना हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कितना दूर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं पुरुलिया में रहता हूँ, तो पुरुलिया से मैं जा रहा हूँ कोलकाता, तो कोलकाता का डिस्टेंस यहाँ से 300 किलोमीटर्स है। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितना दूर जाना है, मुझे नहीं मालूम कि कोलकाता से पुरुलिया 300 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, तो क्या होगा, मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मैं अगर यहाँ से निकलूँ भी तो कब पहुँचूँगा। मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मुझे कितना स्पीड में जाना है ताकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम में पहुँच सकूँ। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ऑफिस और आपका घर का डिस्टेंस क्या है प्रॉपर, या फिर आपको ये बात का आइडिया ही नहीं है कि आपको कितना स्पीड में जाना है अपने घर से अपने ऑफिस तक ताकि आप टाइम पे पहुँच सकें, तो आप सोच सकते हैं कितने सारे मुश्किलें आ सकते हैं। तो इसीलिए मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और नाउ बिफोर स्टार्टिंग मेज़रमेंट हम लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं, है ना। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, दिस वुड बी द बेसिक क्वेश्चन, दिस वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू नो द आंसर आई वॉन्ट यू टू गो टू द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड कॉमेंट डाउन। पर हाँ, अभी चैप्टर हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने कॉपीज़ बुक्स निकाल के बैठें, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग नोट्स भी लिख सको, क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ कुछ नोट डाउन कर सको। सोच लो कि अगर मैं कोई गलत आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ गलत बोल दिया मैंने वीडियो में, तो आप लोग वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि भैया आपने ये गलत कहा है, आपको ये सही करना है, ठीक है। तो कॉपीज़ पेन प्लीज़ निकाल के बैठ जाओ, प्लीज़ प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब बेसिक से सवाल है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंडर में आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ अ क्वांटिटी और इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। समझने में हो सकता है दिक्कत हो, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें आपका एक वैल्यू रहता है पर्टिकुलर, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और उस वैल्यू के साथ साथ आपका एक यूनिट रहता है। यूनिट यानी जैसे फॉर एग्जांपल 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर में 90 है वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और जो किलोमीटर है वो है मेरा यूनिट। यूनिट यानी यहाँ पर किस चीज़ के बारे में मुझे बोला गया। किलोमीटर यानी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बोला गया है। अगर मैं मीटर यूज़ करूँगा तो वो भी एक डिस्टेंस हो रहा है, सेंटीमीटर यूज़ करूँगा तो वो भी एक डिस्टेंस हो रहा है, भले ही बहुत छोटा है पर दैट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब आपका एक बेसिक मैग्नीट्यूड रहेगा, उसके साथ एक यूनिट रहेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल क्वांटिटीज़ और कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
तो पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले उठ के आता है वो है व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट। ठीक है, कौन आंसर दे सकता है? प्लीज़ कृपया करके थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने ज्ञान को बांटिए ताकि मुझे भी अच्छा खासा व्यूज़ मिल सके। ओके देन, तो मेजरमेंट किसको बोलते हैं? मेजरमेंट यानी किसी भी चीज़ का मेजर करना, या फिर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो किसी भी चीज़ को मापना या आंकना। और वो चीज़ मापना या आंकने को हम लोग, कोई भी चीज़ दूसरे चीज़, उसी चीज़ को हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब कोई भी डिस्टेंस का क्यूब, उसमें मेरा वॉल्यूम निकल रहा है। मेरा स्पीड, स्पीड यानी डिस्टेंस, वो भी मेरा क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड को मैं मेजर कर रहा हूँ। मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है इन आवर डेली लाइफ। मैंने पहले भी कहा था, वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मेजरमेंट हम लोग का क्यों ज़रूरी है। मेजरमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि बिना मेजरमेंट के तुम अपना डेली लाइफ का टास्क, सिंपल टास्क भी नहीं कर सकते। सिंपल एज मेकिंग टी, यू कांट इवन प्रिपेयर टी विदाउट मेजरिंग प्रॉपरली। कैसे? तुमको चाय बनाने के लिए चाय में कितना पानी लगता है, कितना दूध लगता है, भले अंदाज से करते हो, ऐसा नहीं कि तुम कितना लीटर पानी लग रहा है, कितना मिलीलीटर दूध लग रहा है पूरा मेजर कर करके देते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक अंदाज़ा लग रहा है ना, उसी अंदाजे को लगाने को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। एक्चुअली उसी अंदाज़ा लगाने को मेजरमेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि तुमको एक प्रॉपर नॉलेज हो गया है कि हाँ ये कितना जाता है। ये जो जब भी ये वर्ड आता है ना, कितना या कितना क्वांटिटी, या बोल सकते हैं किस तरह से, तो ये चीज़ तुम्हारा मेजरमेंट में आ गया। ठीक है, अब मेजरमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, ये इस चीज़ का नोट लिख लो। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज सिंपली द साइज, लेंथ और अमाउंट ऑफ समथिंग एस्टैब्लिश्ड बाय मेजरिंग। मतलब मेजरमेंट क्या है? किसी भी चीज़ का साइज, लेंथ या अमाउंट को मेजर करना, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट तुम्हारा हो गया। अब ये क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है कि वाई वी नीड मेजरमेंट। हम लोगों को डेली लाइफ में अपना मेजरमेंट क्यों चाहिए होता है? मैंने तो सिंपल लैंग्वेज में बताया था क्यों चाहिए होता है। अगर मेजरमेंट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग अपना डे टू डे लाइफ भी परफॉर्म नहीं, डे टू डे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली वी नीड मेजरमेंट टू स्टैंडर्डाइज द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़ एंड ऑल्सो टू परफॉर्म आवर डे टू डे टास्क ईजीली विदाउट द कोलिजन ऑफ लैंग्वेजेस। इसका सिंपली चीज़ इसमें बोला गया है कि मेजरमेंट हम लोग को चाहिए होता है एक स्टैंडर्डाइज यूनिट को स्टैंडर्डाइज करना। यानी जैसे मैं यहाँ पर इंडिया में मैं बोलूँगा एक बित्ता, दो बित्ता, मतलब एक हाथ, दो हाथ, ऐसा करके माप रहा हूँ। ठीक है, अब फॉरेन कंट्री में वो लोग एक 1 लेग 2 लेग ऐसे करके माप रहे हैं। वो लोग लेग को एज अ कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, मैं हाथ को एज अ कॉमन फैक्टर ले रहा हूँ। क्या होगा? एक डिफरेंस आ जाएगा। मैं यहाँ पर बोल दूंगा 10 बित्ता, वो लोग समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक कॉमन स्टैंडर्डाइज यूनिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर है, अमेरिका में भी मीटर है। ठीक है, तो मैं अगर अमेरिका का कोई आदमी आया है, फॉरेन के कोई भी कंट्री से कोई आदमी आया है, मैं अगर उसको बोलूँगा कि द डिस्टेंस बिटवीन पुरुलिया एंड कोलकाता इज़ 300 किलोमीटर, हो सकता है वो पुरुलिया ना जाने, हो सकता है वो ना जाने कि कोलकाता कहाँ पर है, लेकिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस कोलकाता और पुरुलिया का कितना है। ठीक है, ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये एक स्टैंडर्डाइज यूनिट जो बन गया, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी को हम इसीलिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। ये स्टैंडर्डाइज यूनिट अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं 3 बेसिक चीज़ें। ठीक है, एक होने वाला है मास, दूसरा होने वाला है तुम्हारा वॉल्यूम, और तीसरा होने वाला है तुम्हारा स्पीड। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज़, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तुम्हारा वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तुम्हारा स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये तीनों के तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब क्योंकि हम लोग मास के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसीलिए मास के साथ वेट के बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर मास और वेट को कंफ्यूज कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मास और वेट क्या चीज़ है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और वॉल्यूम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो डेंसिटी भी क्लियर कर लेंगे ऑब्वियसली। तो वेट और डेंसिटी ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो बेसिकली अभी हम लोग 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं: मास, वॉल्यूम, स्पीड, वेट
एंड डेंसिटी। बस मास और वेट ये दोनों इंटर रिलेटेड है, हम लोग जानेंगे कैसे, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले आते हैं मास के ऊपर। सो व्हाट इज मास? ठीक है, हम लोग जनरली बहुत बार सुने हैं, अगर जब भी आता है क्वेश्चन व्हाट इज मैटर, तो जवाब क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बनाया था केमिस्ट्री वाला में, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो। द वीडियो था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पे, तुम ही लोग का है, आईसीएसई का सिलेबस है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, या फिर उसी टाइप का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसी के ऊपर वीडियो बना है, वो वीडियो जाके देख लो ताकि केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो हम लोग जब भी बोलते हैं व्हाट इज़ मैटर, तो ये डेफिनेशन आता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना? तो जब ये मास जो आ रहा है, ये मास है क्या? व्हाट इज मास अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा व्हाट विल बी योर आंसर? सो मास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। ये डेफिनेशन है, लिख के रख लो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। हो गया। अब अगर मास है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, तो वेट क्या हो गया? हाँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है फिर। वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का वेट अर्थ में अगर 80 केजी होगा, हम लोग अक्सर ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि अगर हम अर्थ में यानी पृथ्वी में कुछ मेरा वजन है, तो वही वेट मेरा मून में जाके बहुत घट जाता है। टू बी एग्जैक्ट, योर वेट ऑन मून इज 16.5% वट यू वुड एक्सपीरियंस ऑन अर्थ। यानी अगर तुम्हारा वेट पृथ्वी में 100 केजी है, इफ़ यू वे 100 केजी ऑन अर्थ, योर वेट विल ऑन मून विल बी 16.5 केजी। मतलब बहुत हल्के हो जाते हो सही में। ठीक है, तो वही चीज़ ये वेट हुआ, लेकिन अब मास ये डिफरेंट होता है, ये अलग है। अगर तुम्हारा मास अर्थ में 100 केजी है, तो मून में भी मास तुम्हारा 100 केजी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, whereas weight depends on gravitational pull। जैसे वेइंग मशीन होता है, ठीक है, वो अलग है। और तुम्हारा मास को मेजर करने के लिए तुम्हारा क्या होता है? तराजू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीम बैलेंस। जब भी आलू खरीदने जाते हो तो क्या होता है? 1 केजी 2 केजी का आलू। ठीक है, जब भी आलू प्याज खरीदने अगर कोई जाते हो, या फिर कभी देखे हो कोई खरीदते हुए कैसे होता है ये सब, तो देखना एक बीम बैलेंस होता है, तराजू होता है। तराजू के एक साइड में रखा जाता है तुम्हारा 1-2 केजी का वेट, और 1-2 केजी का फिर आलू लिया जाता है। तो वो क्या आ रहा है? वेट कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पर। तो मतलब वो 1-2 केजी का जो वेट रखा हुआ है वो ऑलरेडी 1-2 केजी माना हुआ है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो 1 केजी का स्टैंडर्ड एक तुम्हारा रखा गया है वेट वहाँ पर। और तुम्हारा फिर दूसरे साइड में वही थोड़ा आलू और प्याज रख के देखा जाता है क्या दोनों बैलेंस हो रहा है, दोनों सेम लेवल में आ रहा है। अगर सेम लेवल में आ रहा है मतलब इसका जो वेट है इसका वेट से इक्वल है, तब हम लोग बोलते हैं वो वेट नहीं, वो मास हुआ। ठीक है, कि जो आलू प्याज का मास हुआ वो जो वेट का रखा हुआ साइड में उसके मास के इक्वल है। तो 1 केजी इक्वल्स टू 1 केजी, इसी वजह से फिर तुमको वो 1 केजी का चार्ज पे आलू तुमको लेता है, और तुम ले भी लेते हो। बहुत आलू खरीद लिया हम लोग। ठीक है, चलो अब ये भी हम लोग जानते हैं कि ये जो मास हुआ, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बीम बैलेंस। मैंने अभी अभी बताया, ये बीम बैलेंस एक बहुत ही सिंपल मशीन है जिसको हम लोग तराजू भी बोलते हैं। और ये बीम बैलेंस में कभी कभी एरर आ जाता है। देखना कभी कभी तराजू वाले जो होते हैं, क्या होता है, उन लोग का बीम बैलेंस ख़राब होता है, उन लोग जानबूझ के ख़राब ही रखता है, ताकि कभी कभी जो वेट डाला हुआ रहता है, क्या होता है, जब वेट होता है वो थोड़ा सा ऊपर होकर रहे, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत हल्का हो गया है। तो फिर उन लोग आलू उलू कम देता है, प्रॉपर 1 केजी का आलू तुमको मिलता नहीं है, फिर 900 - 950 ग्राम आलू मिलता है, उसमें वो लोग प्रॉफिट कमाता है। बिजनेस टैक्टिक्स संभल के रहना अगली बार से। ठीक है, तो मास का बारे में क्लियर हो गया, मैंने मास का डेफिनेशन भी दे दिया, और वेट मैंने उसका भी डेफिनेशन दे दिया। वेट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड ऑन अ बॉडी। और वेट को मेजर करने के लिए तुम्हारा या तो वेइंग मशीन होता है, जैसे कभी देखना आटा उटा के जगह में जब आटा लिया जाता है, आटा चावल ये सब लिया जाता है,
गेहूँ चावल ये सब जब लिया जाता है तो दुकानों में क्या होता है, वेइंग मशीन्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें एक कोई ऐसा नहीं है कि दो दो पार्ट है, एक जगह में पहले से कोई वेट रखा हुआ है दूसरा जगह मेजर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेइंग मशीन में डायरेक्ट मशीन के ऊपर रखा जाता है, उसके हिसाब से वेट की लिया जाता है। अब जैसे तुम्हारा खुद का वेट मापने का मशीन, वो भी एक सिंपल वेइंग मशीन है, उसमें वेट मापा जाता है, मास नहीं। अब उसके बाद आया तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में भी वही थ्योरी काम आ रहा है। एक स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह से दिखता है, तुम लोग देख सकते हो। अब इसमें भी वही थ्योरम काम आ रहा है, इसमें भी वही तरह का चीज़ काम आ रहा है कि ये वेट मापने के लिए यूज़ होता है। मास और वेट के बारे में हम लोग पूरी तरह से अब शायद क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर पूरा का पूरा नोट्स के बारे में एक लिंक दिया हुआ है, पूरा नोट्स है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उधर जाओ, इधर ज़्यादा वेट मत करो और वीडियो कंटिन्यू देख लो। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, क्वेश्चंस पूछो, मैं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए 24/7 रेडी हूँ। कभी भी तुम चाहते हो क्वेश्चन का जवाब देने, मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो हम लोग का है वॉल्यूम, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है ना। डिस्टेंस यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का बीच का लेंथ, वो डिस्टेंस हुआ, ठीक है। एक पॉइंट है मेरा, दूसरा और एक पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो मैंने लेंथ मेजर किया उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। सिंपल है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को अगर मैं दूसरे इसी टाइप के डिस्टेंस से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास वॉल्यूम आएगा। अब देखो ये कैसे हुआ। वॉल्यूम का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सब्सटेंस इज ऑक्यूपाइंग, ठीक है। वो डेफिनेशन है वॉल्यूम का। एक मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उस स्पेस को मेजर करना, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब हम लोग का जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है हम लोग का, ये 3D में है, मतलब सब कुछ 3 डायमेंशनल है। एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है ना। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये जो तीनों हैं, ये क्या है? ये डिस्टेंस है। लेंथ भी एक डिस्टेंस है, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस है, हाइट भी एक डिस्टेंस है, कॉमन चीज़ है, सबको मालूम है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग जानते हैं क्या, कि वो एरिया होता है। वो हम लोग मैथ्स में भी करते हैं बहुत बार, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ क्यूब, एरिया ऑफ अ सर्कल, निकालते रहते हैं, सबका अलग अलग फार्मूला है। उसी तरह से जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ये लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके साथ फिर इंटू हाइट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट, तो हम लोग के पास क्या आया था? हम लोग के पास आया था वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, बहुत सारे, यानी मतलब तुम तुम चाय बनाने में पानी ले रहे हो तो वो उसमें भी वॉल्यूम मेजर हो रहा है। तुम कितना चाय में दूध डाल रहे हो उसमें भी वॉल्यूम मेजर हो रहा है। कितना लीटर में दूध ले रहे हो, कहाँ पर तुम कितना कितना लीटर का सोडा पी रहे हो, या फिर कितना लीटर का पानी खरीद रहे हो, हर जगह में वॉल्यूम है। मतलब एनीथिंग दैट डील्स विथ 3 डायमेंशनल फिगर्स, उसमें वॉल्यूम यूज़ होना ही होना है। एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर वॉल्यूम में आ गया है, तो एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, नहीं नहीं उसको बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब। अब ये एसआई यूनिट्स क्या होता है वो मैं अभी नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स होता है वॉल्यूम का, मतलब एसआई यूनिट वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, लेंथ में क्या होता है? मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मेरे पास क्या आ गया? मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यही चीज़ वॉल्यूम में भी अप्लाई होगा। वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो इसमें मेरा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब आ गया मेरे पास। तो वॉल्यूम का भी ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। मैंने क्या किया, सिंपली मुझे मालूम था डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। उससे मैंने वॉल्यूम का ऐसा यूनिट निकाल दिया डिराइव करके। ये डेरिवेशन अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे होगे, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर क्लासेस में डेरिवेशन यूज़ होते ही होते हैं, तो तुम लोग को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में इतना हो गया। अब जो कि हम लोग वॉल्यूम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के साथ और एक फिजिकल क्वांटिटी इसके साथ ही है जो रिलेटेड है इससे बहुत ज़्यादा, वो है डेंसिटी, ठीक है। हम लोग बस इसको थोड़ा सा टच करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर भी बता दे रहा हूँ,
डेंसिटी का जो डेंसिटी को लिखा जाता है रो में, ठीक है। डेंसिटी का तुम्हारा सिंबल है, डेंसिटी का सिंबल है रो। रो को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिखते हैं एक्चुअली में इस तरह से है, ठीक है। डेंसिटी इज अ मेजरमेंट that compares the amount of matter an object has to its volume. Density is a measurement that compares the amount of matter an object has to its volume. मतलब डेंसिटी है तुम्हारा, जैसे मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास पानी है, ठीक है, 1 लीटर का पानी, और मेरे पास एक तेल है, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। हम लोग को मालूम है सनफ्लावर ऑयल जो रहेगा वो नॉर्मल पानी से गाढ़ा रहेगा, सिंपल सा बात है। तो वो जो सनफ्लावर ऑयल है वो गाढ़ा क्यों है? सिंपल डेफिनेशन यही है कि जितना मेरे पास 1 लीटर का पानी है, उस 1 लीटर का पानी में जितना मैटर, यानी जितना मॉलिक्यूल्स या जितना मैटर प्रेजेंट है, उससे कई गुना ज़्यादा मैटर उस ऑयल में प्रेजेंट है। इसीलिए वो ऑयल इससे ज़्यादा गाढ़ा होता है। डेंसिटी यानी गाढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कोई भी चीज़ गाढ़ा होना मतलब ज़्यादा डेंस होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड्स बहुत बहुत ज़्यादा डेंस है, हाईली डेंस है लिक्विड्स के कंपेरेबल में, इसीलिए सॉलिड सॉलिड होते हैं। मतलब वो सॉलिड जैसे बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है, लिक्विड जैसे बिहेव नहीं करते। इसीलिए वो डेंसिटी इम्पॉर्टेंट रखता है। वो डेंसिटी बहुत, ये डेंसिटी का, इसीलिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गैसेस, गैसेस का डेंसिटी ऑब्वियसली बहुत ही कम होगा, लिक्विड्स का डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा गैसेस के कंपेरेबल में। फिर तुम्हारा सॉलिड्स का डेंसिटी लिक्विड्स का डेंसिटी और गैसेस का डेंसिटी से कंपेरेबली बहुत हाई होगा। अब समझ में आया डेंसिटी क्या चीज़ है? डेंसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम, D=m/v, याद रखना। इसी चीज़ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हो सकता है तुम लोग पहले टाइम से अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे इस तरह के। तो ये सब न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ये मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के रख लो और याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाला है। हम लोग कुछ सम्स देखें, वो सब सम्स हम लोग कुछ सम्स देखेंगे बाद में, वो सब सम्स में ये सब चीज़ आएंगी, ठीक है। तुम लोग के बुक में बहुत सारे सम्स है जो डेंसिटी से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, तुमको बोलेगा मास निकालने। सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, मेरे पास मास इस साइड बच जाएगा, तो m=d/v। मैंने बस फार्मूला को बस इधर उधर किया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस फार्मूला आगे पीछे कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, मुझे इससे मुझे मिल गया मास जो मुझे चाहिए था। मेरे पास डेंसिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, मास निकाला तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास निकल गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब कोई भी चीज़ को इस तरह से निकालेंगे, हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे बड़ा दिक्कत आने वाला है तुम लोगों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का। और हम लोग अभी एसआई यूनिट करेंगे, तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि एसआई यूनिट में कैसे करना है, ठीक है। तो ये डेंसिटी हो गया। फिर तुम लोग का डेंसिटी के साथ अगर आईसीएसई सिलेबस में है तो हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी भी आए। तो वो रिलेटिव डेंसिटी अभी मैंने, क्योंकि रिसेंटली आईसीएसई का रिवाइज्ड बुक देखा है फिजिक्स वाला, तो मुझे उसमें रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिखा, पहला चैप्टर में नहीं था। तो अगर तुम लोग का पहला चैप्टर में रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ भी बोला गया है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं उसका दूसरा वीडियो बना सकूं। क्योंकि अगर कुछ कुछ बच्चों को सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है समझना, और कुछ कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव डेंसिटी से बन के आते हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताओ। तो रिलेटिव डेंसिटी को लेके ही एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, अगला वीडियो, और जल्दी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी बनाने का। अभी बहुत सारे दिक्कत हैं, इतने सारे ट्यूशन्स, इसीलिए इतने सारे वीडियोस बना नहीं पा रहा एक साथ, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। और तुम्हारा बेस्ट क्या है? वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। जब तक तुम अपना प्रॉब्लम नहीं बताओगे, मुझे ये नहीं पता होगा मुझे क्या स्टेप लेना है, आगे किस तरह का वीडियोस बनाना है। पहले वीडियोस में कंप्लेन आ रहे थे कि मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा लो है। तो इस बार क्या किया मैंने, इसमें ज़्यादा एडिटिंग उडिटिंग किया है नहीं इस बार वॉइस में, जो जैसा है उसी तरह से ओरिजिनल रॉ फॉर्म में। हो सकता है बाहर का बहुत सारा नॉइज़ आ रहा होगा, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, ठीक है। तो वो सब छोड़ो,
अभी तुम देखो कि वीडियो कैसा बना है, बस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो बार बार। वीडियो को रिपीट करना चाहो तो रिपीट करके देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी हो गया हम लोग का, और उसके बाद तुम्हारा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या चीज़ है, ठीक है। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है तुम्हारा, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है तुम्हारा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तुम लोग पूछ रहे सर ये तो एसआई है। हाँ, ये फ्रेंच में पढ़ा जाता है, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस मतलब ये जो तुम्हारा एसआई, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम है इंटरनेशनल है, ठीक है। अब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। सिस्टम है इंटरनेशनली मतलब होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसीलिए मैंने पहले इंग्लिश वाला बताया फिर फ्रेंच वाला बताया, ये फ्रेंच में है। अब एसआई यूनिट क्या है, जैसे डिस्टेंस मापने के लिए मेरे पास मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है। तो मेरे पास तो इतना सारा क्वांटिटीज आ गया। क्या मेरे पास इतना सारा क्वांटिटीज अलग अलग है? ये सब तो एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है ना, डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है ना। तो कोई भी चीज़ का एक पर्टिकुलर एसआई यूनिट होना चाहिए, मतलब वो यूनिट जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट है। बाकी सब भी होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड और जो बहुत ही कॉमनली यूज़ हो, वो होता है एसआई यूनिट। जैसे हम लोग इंडिया में किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इंडिया में बोलते हैं किलोग्राम, ये एक कॉमन यूनिट है, हम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तुम यूके में चले जाओ, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर सब कोई पाउंड्स, या फिर यूरोप में सब कोई पाउंड्स यूज़ करता है, किलोग्राम नहीं यूज़ करता है कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर किलोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो जैसे हम बोल रहे हैं, मैंने कहा था पुरुलिया से कोलकाता 300 किलोमीटर, लेकिन वही चीज़ तुम्हारा माइल्स में हो जाएगा अगर तुम यूके में जाओगे। सब कोई जनरली उन लोगों को कॉमन लैंग्वेज, या फिर यूएस में भी, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर भी माइल्स में जनरल मेजरमेंट होता है। लोगों का कॉमन लैंग्वेज में ही ये माइल्स यूज़ होता है, ना कि किलोमीटर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये डिफरेंस परसिस्ट ना करे, इसलिए एसआई यूनिट कहा गया, एसआई यूनिट का यूज़ किया गया। क्या होता था पहले, कोई एक अलग तरह का यूनिट मान रहा है, कोई एक अलग तरह का, कोई सीजीएस, कोई एमकेएस यूनिट मान रहा है। सीजीएस एमकेएस यूनिट के बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया होगा उसमें जाके देख लेना, सीजी व्हाट इज़ सीजीएस यूनिट, व्हाट इज़ एमकेएस यूनिट। लेकिन अभी हम लोग एसआई के बारे में पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में तुम्हारा क्या है कि ये एसआई यूनिट उस टाइम क्या हो रहा था, कोई सीजीएस यूनिट मान रहा है तो कोई एमकेएस यूनिट मान रहा है, कोई अपना ही खुद का यूनिट निकाला हुआ है, 1 बित्ता 2 बित्ता। तो क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट एक साथ भी काम करते हैं, होता है। जैसे इसरो या नासा, उसमें क्या हो रहा है, बहुत अलग अलग देशों के साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर इस तरह का कन्फ्यूजन परसिस्ट करेगा तो काम में बहुत सारा दिक्कत होगा। दे विल हैव वेरी लेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हिंडर होगा, तुम्हारा काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स आएगा, एरर्स क्रिएट हो जाएगा। तो उससे बेटर है एक कॉमन चीज़ होना चाहिए, कॉमन सिस्टम होना चाहिए यूनिट्स का, मेजरमेंट का, जिससे सब कुछ आसान हो जाए। तो इसीलिए सिस्टम एसआई यूनिट्स किया गया, रखा गया है। अब 3 चीज़ों का एसआई यूनिट हमेशा याद रखना, पहला है मास, दूसरा है लेंथ यानी डिस्टेंस, और तीसरा है टाइम। ये 3 चीज़ का ऐसा यूनिट याद रखना। मास का ऐसा यूनिट हमेशा है किलोग्राम, डिस्टेंस या लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, ठीक है। जब भी टाइम मेजर हो, जैसे हम लोग जनरली यूज़ करते क्या, हम लोग यूज़ करते किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा यूनिट में कहा जाए तो उसको यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। समझ में आ गया होगा ऐसा यूनिट क्या चीज़ है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, और अब तुम लोग को मालूम है मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हम लोगों ने पढ़ लिया ऐसा यूनिट्स क्या है, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, सब के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, अब मुझे कन्वर्ट करना है उसको मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं होता कन्वर्ट करना, ठीक है। मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, और 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड। तो 1 किलोमीटर मेरा होता है 1000 मीटर, और 1 आवर होता है मेरा 1 सेकेंड। तो ये मुझे याद रखना है।
दिमाग में बैठा के रखना है, तुम लोग को भी दिमाग में बैठा के रखना है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो जब मेरा 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है और 1 आवर मेरा 1 सेकेंड होता है, 3600 होता है, तो मुझे जब भी मैं कैलकुलेशन करूँगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये बात ध्यान में रखना होगा कि मैं ये 1000 मीटर और वो 3600 सेकंड उसका प्रॉपर यूज़ करूँ। जैसे मुझे कैसे यूज़ करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे दिया गया है स्पीड में 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो मुझे मेरा स्पीड दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बोला गया उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपली क्या मुझे करना पड़ेगा, मुझे सिंपली क्या करना है कि किलोमीटर है तो उसको मीटर में करने के लिए इंटू 1000 कर देंगे, और पर आवर है तो पर आवर यानी आवर नीचे होता है, तो मुझे 5 × 1000/3600 करना है। अब आवर 3600 कैसे होता है देख सकते हो, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड। इससे मेरा आ जाएगा आंसर। तो जो आंसर आएगा वो तुम लोग देख सकते हो अभी वीडियो स्क्रीन में, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब अगर मैंने नहीं कहा होगा स्पीड के बारे में तो उसके बारे में भी बोल देता हूँ। स्पीड सिंपली कुछ नहीं है, इट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड एट अ रेट t। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम t, ठीक है, ये होता है स्पीड। अब कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम t, ये है तुम्हारा स्पीड। अब इसमें बहुत सारे तुम्हारे, इसमें भी मैंने जो डेंसिटी में कहा था, अगर तुम्हारा टाइम दिया हुआ है और तुमको बोला है, टाइम दिया हुआ स्पीड दिया हुआ, तुमको बोला है डिस्टेंस निकालने, तो फिर टाइम को ऊपर लेके जाओ, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। बस ये सिंपली तुमको ऐसे करके सॉल्व करना है। उसके बाद तुम्हारा डिस्टेंस निकल गया। अब स्पीड हम लोग समझ गए क्या है, डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है कि ये वीडियो 5 बार 6 बार 10 बार जितना बार हो रिपीट कर करके देखो, समझने का कोशिश करो कि मैंने क्या कहा है। मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने का कोशिश किया है, इतना शॉर्ट में एक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना शॉर्ट किया मैंने। सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर दिया, बस मैंने क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स तुम लोग के साथ अभी नहीं किया है। अगर चाहते हो मैं करूँ तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, वीडियो को बस देखो, समझो कि क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। और सारा का सारा नोट्स अगर नहीं लिखे हो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा नोट्स लिख लो और बुक खोल के वीडियो देखो फिर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो समझना, ठीक है। चलो फिर अभी रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।